स्क्रीन सभी को दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। तो नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन का। रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन operates under the following condition। तो ऐसा डिजाइन किया गया है, V नॉट आप दे रहे हो 600 वोल्ट दे रहे हो, L की जो है that is the distance between the cavity and the रिपेलर, ये 1 mm है। शंट रेजिस्टेंस आपका 15 किलो ओम है। E/M रेशियो दिया हुआ है that is the 1.759 into 10 to the power 11। ये आप निकाल सकते हो। E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 into 10 to the power -19 होता है, और M की वैल्यू, क्योंकि M के सिस्टम अप्लाई करना है, M की वैल्यू ये तो मीटर में हो गया, और ये kg में, दैट मीन्स 3.1 into 10 to the power -30। ये अगर डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो यही आएगा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस जो निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका 9 गीगाहर्ट्ज आपका आउटपुट आ रहा है। The tube is oscillating. The tube is oscillating at FR at the peak of n is equal to 2 मोड। ठीक है, तो n is equal to 2 मोड अप्लाई कर रहे हो, तो हम लोगों ने कल एक ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ में कुछ एक ऐसा n is equal to 2 मोड का ऐसा ग्राफ था वर्सेस दी पावर, और एक ग्राफ कुछ ऐसा था ऊपर जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ था। तो फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था उसका लोगों ने बैंडविड्थ ऐसा लिखा था, ये बैंडविड्थ याद होगा कल। तो उसकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो FR है। ठीक है, ये बैंडविड्थ है, लेकिन उस बैंडविड्थ का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी दैट इज जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑक्सीलेट कर रहा है वो FR। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है n इक्वल टू 2 मोड है, या फिर यूं कहें 1/3/4 मोड। n इक्वल टू 2 या फिर 1/3/4 मोड। ठीक है, फाइंड दी पहला रिपेलर वोल्टेज। कितना रिपेलर वोल्टेज होना चाहिए आपकी इस डिजाइन के लिए कि आपका 9 गीगाहर्ट्ज का आपका माइक्रोवेव वेव निकले उस ऑक्सीलेटर से, तो VR कितना होना चाहिए। बी, फाइंड द डायरेक्ट करंट नेसेसरी टू गिव अ माइक्रोवेव वोल्टेज ऑफ, फाइंड द डायरेक्ट करंट, DC करंट मतलब डायरेक्ट करंट necessary to give a microwave gave voltage of 200 वोल्ट। तो ये दिया हुआ है माइक्रोवेव गेव वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। सी बोला है what is the electronic efficiency under this condition। ये efficiency। तो पहला जो है, जो कि हम लोगों ने 3 इक्वेशन को सॉल्व करके जो बनाया था, और जो इक्वेशन मैंने निकाला था, जो कि डीसी वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज के बीच रिलेशन बताता है, और फ्रीक्वेंसी के बीच और मोड के बीच रिलेशन बताता है। देन E/M, एक तो ये मोड हो गया, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ओमेगा स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी थी, और ये L स्क्वायर दैट इज द डिस्टेंस। तो इतने सारी चीजों पर डिजाइन डिपेंड करता है। E/M की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दैट मींस 1.759 into 10 to the power 11। मोड भी दिया हुआ है 2 पाई, n की वैल्यू 2 पे ऑक्सीलेट कर रहा है, मोड 2 -π/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ओमेगा दैट इज 2 पाई f की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 दिया हुआ है, स्क्वायर L की वैल्यू भी दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ये वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी ऐसा कुछ, मैं इसमें कुछ कैलकुलेटर से उठाओ और लिखो डालो, ज़्यादा तुम लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से डालो हो जाएगा। तो यार V नॉट की वैल्यू 600 वोल्ट है,
ठीक है, तो इसको डाला तो वी आर प्लस वी नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 600 डिवाइड बाई 0.8320 माइनस 3 आ गया, दैट मीन्स 0.721 इंटू 10⁶ आ गया। यहाँ से अगर आप 600 वोल्ट को रखोगे स्क्वायर करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो वी आर इज इक्वल टू 250 वोल्ट आ जाएगा। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करना है तो ये वी आर प्लस वी नॉट ये स्क्वायर है का अंडर रूट करो, वी आर प्लस 600 वोल्ट इज इक्वल टू लगभग 850 वोल्ट आएगा स्क्वायर रूट करोगे तो, और वी आर आ जाएगा लगभग 250 वोल्ट। 250 वोल्ट करना होगा आपको रिपेरल वोल्टेज, तब जाके आपको 9 गीगाहर्ट्ज में वोल्ट ऑक्सीलेट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। फिर आपको डायरेक्ट करंट की बात किया है, ठीक है। तो आप जानते हो डायरेक्ट करंट, अगर आप लोग देखें डायरेक्ट करंट आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेसेसरी टू गिव अ माइक्रोवेव गैप वोल्टेज। क्या गिव कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज गिव कर रहा है ऑफ 200 वोल्ट। करंट नेसेसरी कितना डायरेक्ट करंट दिया जाए कि वो जो टू गिव अ गैप वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, ताकि आपको एक गैप वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट मिले। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो आप सीधी सी बात है डीसी अप्लाई कर रहे हो, 600 वोल्ट दिए आपको, लेकिन जो गैप वोल्टेज है दैट इज द V2 जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको 200 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 600 वोल्ट से 200 वोल्ट लाना है तो क्या कितना डायरेक्ट करंट किया जाए, कितना आई नॉट दिया जाए, ये क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि डायरेक्ट करंट V2 और डायरेक्ट करंट के बीच रिलेशन दैट इज द I2 इंटू RSH, ये आप जानते हो, शंट रेजिस्टेंस इंटू दी आउटपुट करंट। और आउटपुट करंट जो होता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2I0 इंटू दी बेसल्स फंक्शन, यहाँ पे एक्स डैश आ जाएगा, और इंटू RSH। ये I0 जो है I2 पे डिपेंड कर रहा है विद 2 टाइम्स, लेकिन इसके साथ बेसल्स फंक्शन का भी मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू J1X के फैक्टर पे डिपेंड करता है I2। तो ये आ गया, तो यहाँ से I0 आ गया, डेट इज दी V2 डिवाइड बाई 2 J1X डैश इंटू RSH। RSH की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में। आउटपुट वोल्टेज जो है आउटपुट गैप वोल्टेज दैट इज 200 वोल्ट, 2 इंटू बेसल्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हो एक्स डैश की वैल्यू हम लोगों ने कल कितना रखा था, याद है किसी को? एक्स इंटू एक्स डैश J1X डैश की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब एक्स डैश की वैल्यू कितना दोगे 2.408 एक्स डैश की वैल्यू दोगे तब जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आरएसएच की वैल्यू दी हुई है 15 × 10⁻3। तो J1 2.408 जो होता है वो लगभग 0.582 होता है इंटू 15 × 10⁻3। तो मैंने क्या किया था, डायरेक्टली लिख दिया था, तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने जो पिछली क्लास में x इंटू J1X डैश की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिख दी थी 1.25। ये कौन से x डैश पे आया था ये नहीं बताया था, तो वो x डैश वैल्यू है वो 2.408। 2.408 इंटू J1 2.408 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी करके देखो। 2.408 इंटू J1 ऑफ 2.408 कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज 0.582। तो ये दो का जस्ट आधा, लगभग ये 1.25 के आसपास आ जा रहा था। एक्स डैश इंटू J1X डैश मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक्स डैश की वैल्यू जिसे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वो 2.408 है। क्लियर है? यस सर। पहले कितना था? पहले कितना था बताओ?
1.4 समथिंग था क्या? पहले कितना था? 1.48 समथिंग था मेरे ख्याल से। तो याद ही नहीं है कुछ। बंचिंग पैरामीटर एक्सक्यूएल जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता था। हाँ 1.841, पहले 1.841 था। एक्स की वैल्यू क्या थी पहले? 1.841 थी। अब एक्स डैश की वैल्यू कितनी है जिसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? 2.408। ठीक है ये हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट की वैल्यू, डेट मीन्स 11.45 मिलियन। पर इतना आई नॉट देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो लिखा है पार्ट सी इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी आप जानते हो 2 इंटू एक्स डैश J1 एक्स डैश डिवाइड बाई 2 पाई n माइनस पाई वाई। तो 2 इंटू एक्स डैश 2.408, या इसको डायरेक्टली 1.25 कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई बाई n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा इफिशियंसी 19.49%। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अब देखिए, अब जो मैं नया आपको जो है एम्पलीफायर जो बता रहा हूँ, नया एम्पलीफायर, दैट इज द ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर। अभी तक हम लोगों ने एक एम्पलीफायर पढ़ा क्लाइस्ट्रॉन, और एक ऑक्सीलेटर पढ़ा जिसका नाम रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर। अब जो है आप लोगों ने जब देखा कि कैविटी के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए आरएफ वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो विद वीएम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, या इसको V1 भी बोलता था। तो जो इंटरेक्शन टाइम था T0 समय पे इंटर किया इलेक्ट्रॉन, और T1 समय में एग्जिट किया। तो जो इंटरेक्शन विद दी वोल्टेज था, वेलोसिटी था, अगर T0 से इंटर किया और T1 में एग्जिट किया, ये टाइम एक्सिस। तो इंटरेक्शन बहुत कम समय के लिए हो रहा है। मतलब ऐसा समझो कि कोई स्टूडेंट आता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, और मैं भी उसको आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोल दिया और वो चल दिया, बस बहुत कम समय के लिए इंटरेक्शन। ठीक है, और कोई स्टूडेंट मेरे से, सर ऐसा कर रहा हूँ, आगे क्या करूँ, इतना कर चुका हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इंटरेक्शन टाइम मेरे साथ उसका ज़्यादा है, तो आउटपुट सीधी सी बात है ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो इंटरेक्शन जो है बहुत कम समय के लिए। T0 से T1 के बीच में इंटरेक्शन होता था, तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव वोल्टेज है, तो पॉजिटिव वोल्टेज के केस में फोर्स इधर लगता था, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन। ये मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे इंटरेक्शन होता था निगेटिव वोल्टेज के केस में, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होता था, और यहाँ पे रिटार्डेशन होता था ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन की वजह से पंचिंग फॉर्मेशन होता था, जैसे जैसे टाइम ड्रिफ्ट स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन गुजरता जाता था। ठीक है, बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, ओवरऑल इंटरेक्शन 0 भी हो सकता है। इसकी तरह से यहाँ लिया T0 और यहाँ लिया T1, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है एक्सेलरेट किया फिर रिटार्ड भी हो गया, तो ओवरऑल इम्पैक्ट भी 0 हो सकता है। दैट इज द रेफरेंस वोल्टेज। तो ये रेफरेंस वेलोसिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। पॉइंट क्या है कि जो हम लोग का कैविटी स्ट्रक्चर है, कैविटी स्ट्रक्चर, उसमें जो इंटरेक्शन टाइम है बहुत कम है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए इंटरेक्ट कर रहा है जो आरएफ वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम के साथ।
ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो अब इंटरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा हमको करना है, तो फील्ड का जो इंटरेक्शन है विद द इलेक्ट्रॉन में इज वेरी लिटिल, बहुत कम। अब फील्ड के इंटरेक्शन को इलेक्ट्रॉन बीम के इंटरेक्शन के साथ हमको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये पॉइंट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर, ठीक है। तो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है, आपका जो एम्पलीफिकेशन होता है, जैसे जैसे वेव ट्रेवल होते जाता है, जैसे जैसे वेव ट्रेवल होते जाता है वैसे वैसे एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता जाता है। अभी क्या हो रहा था कि आरएफ वेव आया, आरएफ वेव इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हुआ, एम्पलीफाइड आउटपुट मिल गया आपको, मतलब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन, ठीक है। जैसा दे रहे थे वेव वैसा ही बन रहा था विद द एम्पलीफाइड आउटपुट, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे जैसे आपका वेव ट्रेवल होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन उसका होते जाएगा, और वो जो वेव है वो कुछ इस तरीके से मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंटरेक्शन ही बढ़ रहा है और आरएफ वेव का एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। तीसरा जो बेसिक मतलब जो हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो बैंडविड्थ था वो लगभग 0.4 का ही डिफरेंस, जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें। तो इसका बैंडविड्थ बहुत कम होता है, कैविटी स्ट्रक्चर का बैंडविड्थ बहुत कम है, कैविटी स्ट्रक्चर बैंडविड्थ बहुत लिटिल है, बहुत कम है। लेकिन ट्रैवलिंग वेव स्ट्रक्चर में आपको एक गुड बैंडविड्थ मिलता है, अप टू 0.4 0.8 गीगाहर्ट्ज तक आपको बैंडविड्थ मिल जाता है। इसको 0.8 को स्मॉल मत समझो क्योंकि ये गीगाहर्ट्ज के फॉर्म में है, ठीक है। 0.8 गीगाहर्ट्ज, अगर आप इसको मेगाहर्ट्ज में लिखोगे तो ये 800 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें गुड बैंडविड्थ मिलता है इन द केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव स्ट्रक्चर अदर देन कैविटीज। अच्छा, कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता था कैविटी में वो उतना आसान नहीं था कंट्रोल करना, बस आपके पास गैप वोल्टेज है, वो इंटरेक्ट किया, बस खत्म, मामला खत्म। तो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं, या फिर रिपेयर ऑक्सीटर का देखें तो वो बीआर वोल्टेज बस। लेकिन ट्रैवलिंग स्ट्रक्चर में आपके पास कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेव का जो इंटरेक्शन हो रहा था, अब ये जो वेव का इंटरेक्शन बहुत स्मॉल समय के लिए हो रहा था, वेव आया और फिर दूसरा वेव आ गया, तो इस इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो वेव मेरा वेव की कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये वेव है, हर एक वेव की वेलोसिटी होती है, तो इस वेलोसिटी को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। नॉर्मली इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट कह सकते हैं, स्पीड ऑफ द लाइट। इस स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो वेव मेरा ट्रेवल कर रहा था इन दी कैविटी, उसको मेरे को कम करना है। और क्यों कम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो आ रही थी वो आ रही थी, आप याद कीजिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था 0.593 टू 10⁻⁶ स्क्वायर रूट ऑफ दी वी नॉट। मान लो आप 1000 वोल्ट अप्लाई करते हो, 1000 वोल्ट अप्लाई करते हो, तो 1000 वोल्ट का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये 4000 कर देते हैं, नहीं 1000 ही करते हैं, चलो 1000 कितना हो सकता है, 100 × 10, दैट मीन्स 10√10,
10√10 कितना हो गया आपका, लगभग 3.3 इंटू 10, तो एक पावर ऑफ 10 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। अगर मैं 100 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 0.593 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁷। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड ऑफ सी के इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये अबाउट 10⁻⁷ के आसपास, ठीक है। तो इसको कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर दो, इसकी वेलोसिटी आप सी के लेवल तक तो नहीं कर सकते, और वेलोसिटी की आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसका भी तो एक वो है ना, इसका भी एक लिमिट है कि आप V0 कितना करोगे, 1000 करोगे, 2000 करोगे, 4000 करोगे, ठीक है, इसकी एक लिमिट है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, जो भी RF सिग्नल दे रहे हैं, उसकी वेलोसिटी जो है उसको कम कर सकते हैं। और उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लो वेव स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, ठीक है। और उसको एक, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना। अब देखो, एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल एक कंडक्टर के थ्रू वेव को भेज रहा हूँ, तो वेव अपनी वेलोसिटी के साथ जाएगा। लेकिन क्या अब क्या हो रहा है, अब अपन क्या कर रहे हैं, हेलिकल फॉर्म में भेज रहे हैं। हेलिकल में मतलब ये घूम के जाएगा, ठीक है। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछूं, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक? चलो ये बताओ, अभी तक क्लियर हो गया? यस सर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड में एक क्या बोले, एक मोती समझ लीजिए, या फिर एक रिंग है, जो भी समझ लो, एक मोती समझ लो। और एक एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसमें कुछ इस तरीके से आप मोती को भेज रहे हो, तो कौन पहले पहुंचेगा बताओ? कौन पहले पहुंचेगा यहाँ पे? मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई पे कहाँ, कौन पहले पहुंचेगा? ये पहला वाला पहुंचेगा सर। पहला वाला पहुंचेगा, ये रॉड क्योंकि वाला। डायरेक्ट यस। है ना। और इसमें जो है स्लो वेव, मतलब इसको क्या कर दिया कि जानबूझ के इस मोती को स्लो कर दिया। क्यों? इसको घुमा घुमा के भेज रहे हैं, ठीक है। इतने बार घुमाया कि इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया कॉलेज में, समझ लो, घुमा घुमा के यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वेव, जो RF सिग्नल होता है, उस RF सिग्नल को हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि हेलो है, मतलब स्प्रिंग को समझो, जो स्प्रिंग का जो रॉड है, उस स्प्रिंग का जो रॉड है, या फिर वो लोहा जो है, वो हेलो है, ठीक है, हेलो। तो इसके जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, RF सिग्नल को भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस गैप में जा रहा है RF सिग्नल। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अब जो कैविटी किसमें है, स्प्रिंग का जो रॉड है उसमें कैविटी है। पहले पूरा कैविटी स्ट्रक्चर था, पूरा एक बड़ा सा रिंग था क्वेश्चन। अब जो है उस कंडक्टर में कैविटी है, इसमें RF सिग्नल जा रहा है। अब होगा क्या, RF सिग्नल भले अब उसकी वेलोसिटी सी थी, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसको घुमा घुमा के भेज रहे हैं। और इससे क्या हो गया, इंटरेक्शन समय भी बढ़ गया। इंटरेक्शन का जो टाइम है जो बढ़ गया, वो एक्चुअल जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भेजते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये जो गैप है, पहले भी ये सर्कुलर गैप था, आपको याद होगा, मैं कैविटी को ऐसा समझाता था, कैविटी का क्रॉस सेक्शन बताता था मैं, ये ऐसा कैविटी है, एक मेंदू बड़ा है, तो मेंदू बड़ा का ऊपर से काट दिया, तो ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये, इसका अगर दूसरा हाफ देखो तो ये कुछ ऐसा है, जो आपको नहीं दिखाया जाता, ये कुछ ऐसा है। अब बीच में इलेक्ट्रॉन जाता था, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग भी इसमें वही चीज करेंगे। और ये गैप है, ये गैप तो यहाँ है, ये गैप, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। और ये जो स्प्रिंग के बीच में
ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग नहीं बोलूंगा मैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलूंगा। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि होलो है, होलो हेलिकल स्ट्रक्चर के बीचों बीच सेंटर में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से भेजोगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वही है और आप इंटरेक्ट कर रहे हो विद द स्लो वेव स्ट्रक्चर। अब आपका आरएफ वेव स्लो हो चुका है, ये इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं अब। ये होलो स्ट्रक्चर हो गया, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। यहां से आप आरएफ सिग्नल दे रहे हो। ठीक, डायमीटर ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज डी, कैपिटल डी, ठीक है। और जो पिच है, पिच क्या बोलते हैं, दैट मींस एक रिंग और दोनों रिंग के बीच में, अगर आप स्प्रिंग देखोगे तो पहले स्प्रिंग का पहला रिंग और दूसरे स्प्रिंग का दूसरा रिंग, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पहला पिच, फिर सेकंड पिच, थर्ड पिच। तो ये जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रिंग एंड द सेकंड रिंग, दैट इज नोन एज पिच ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पिच है, ठीक। अगर ये एंगल साई है, ठीक है, ये एंगल भी साई होगा। कहने का मतलब ये है, ये साई एंगल के साथ थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मतलब रिंग को थोड़ा सा, एक स्प्रिंग है उसको थोड़ा सा खींचना, तो थोड़ा सा एंगल के साथ वो आगे बढ़ जाएगा, दैट इज द साई, वो एंगल साई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। अब बात करते हैं ये कितना है, डायमीटर जो है डी, ठीक है। अब डिस्टेंस बात करें, अब ये आपको क्या दिख रहा है, इसको मैं हाईलाइटर से दिखाता हूँ। ये आपको अगर इतना ही देखो मैं, तो ये आपको आधा रिंग दिख रहा है, ये भले मुड़ा हुआ है लेकिन ये आधा रिंग है, ये आधा रिंग है, ये आधा रिंग है, ये आधा रिंग है, ये आधा रिंग। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज दी पाई डी। पाई डी कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक रिंग का कितना होता है, एक रिंग का कितना होता है बताओ? पाई आर। अच्छा अच्छा, सर डी। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस पाई इंटू डी। क्लियर है सभी को? यस सर। तो फ्रॉम दी पाइथागोरस, टी स्क्वायर प्लस पाई डी का स्क्वायर, ठीक। तो कहने का मतलब ये है
तो अब जो वेलोसिटी है, पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ जा रहा है। अब जो वेलोसिटी है, मान लीजिए वो वेलोसिटी चेंज हुई vz, ठीक है, जेड एक्सिस है तो vz लिखा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का जो रेशियो है, अब जो पहले p में जा रहा था, अब वो रूट ओवर p स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर के साथ कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. या इसको ऐसा समझ सकते हो, दूसरा तरीका क्या है समझने का, कि हम लोग जो है, ये जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है सही, और ये होलो वाला फॉर्म है, ये होलो, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल कितना है आपका, सही है, ठीक। यहां से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ आप अपना आरएफ सिग्नल को भेज रहे हो, ठीक है। ये डिस्टेंस, अब यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, यहाँ पे उतना डिस्टेंस होगा, दैट इज द पिच। तो कहने का मतलब ये है, ये पिच है आपका, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ आप भेज रहे हो, ये एंगल आपका साई है, पिच एंगल। तो ये सी है, तो ये कितना होगा आपका, सी कॉस थी, सी कॉस साई, सी कॉस साई। और ये कितना होगा आपका, यहाँ पे इफेक्टिव वेलोसिटी अलोंग दी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो अब सी साइन साई होगी। और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में आपका आरएफ वेव भी जा रहा है। लेकिन इफेक्टिव जो वेलोसिटी क्या हो गई, आप फैक्टर बदल गया, कितना हो गया, सी साइन साई हो गया। एक क्लियर हुआ कि? Yes, sir. तो साइन साई की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हो। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन दी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये एंगल के सामने वाला साइड ये पी है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, पी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई डी का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गया सभी को, कहां से आया ये? अब इफेक्टिव वेलोसिटी हो गई Yes, sir. ये। तो एक तरीका ऐसा भी है समझने का। बात करते हैं पिच, तो बहुत स्मॉल होगा क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा बस आप उसको स्प्रिंग को खींचोगे। पिच बहुत स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू दी डायमीटर। डायमीटर ज्यादा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को भी बीच से गुजारना है, डायमीटर थोड़ा ज्यादा है। पिच विद रिस्पेक्ट टू आपका पाई से मल्टीप्लाई हो गया है, तो पी कम है विथ रिस्पेक्ट टू पाई डी। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, पी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो सी इंटू पी स्क्वायर रूट ऑफ दी पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया सी पी डिवाइड बाई पाई डी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द आरएफ सिग्नल। अब आरएफ सिग्नल की वेलोसिटी कितने फैक्टर से कम हो गई, पहले जो सी थी इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव, या फिर इन द केस ऑफ क्लाइस्ट्रॉन या फिर रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, अब जो है वो पिच डिवाइड बाय द डायमीटर, लेकिन पाई इनटू डायमीटर, इतने फैक्टर से वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द आरएफ वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ तो सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक। उसके बाद आप लोगों ने एक, बाकी लोग सो गए हैं क्या, बाकी लोग क्लियर है? सचिन,
अनिरुद्ध आजकल नहीं आ रहा, अनिरुद्ध? मेघा? मेघा क्लास? प्रशांत? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक। चलो ये हो गया। बात करते हैं वी नॉट की। तो हम लोगों ने जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये स्मॉल वी नॉट, ऑलमोस्ट 0.593 को मैं 0.6 भी बोल सकता हूँ। 0.6 इंटू 10⁶ स्क्वायर रूट ऑफ दी जो वोल्टेज अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन गन, ऑलमोस्ट जो है 10⁻7 मीटर सेकेंड। और इस वेलोसिटी को भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस चीज को आपको दिखाऊंगा कि जो वेलोसिटी ऑफ दी आरएफ वोल्टेज है एंड वेलोसिटी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, ये आरएफ सिग्नल, ये ऑलमोस्ट सेम आएगा। आप जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल से समझ में आता है कि एक्चुअली में हो क्या है, स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व करोगे तो। ठीक, अब ये कंपेरेबल, ठीक है, अब ये कंपेरेबल है। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम। सर वो इंटरेक्शन के बाद सर आवाज कट गई सर, सुनाई नहीं दिया। इसके बाद इंटरेक्शन के बाद सर आवाज कट गया सर, कुछ आवाज नहीं आया फिर। अभी आ रहा है? सर अभी आ रहा है सर, इससे पहले नहीं आ रहा था। ये तो हो गया ना, ये तो जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये तो क्लियर है ना आप लोग को? ये हो गया था सर, वो आप बोले ना सर 10⁻7 मीटर पर सेकंड एज्यूम करेंगे, तो वो हो गया था सर, उसके बाद वाला नहीं सुनाई दिया। अच्छा अच्छा, देखो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी सी का जो स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ और आप क्या कर रहे हो, पाई और पाई डी को पाई डिवाइड पी डिवाइड बाय दी पाई इंटू डायमीटर। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 10⁻7 पर मीटर सेकेंड के आसपास आएगा। ठीक है, अब ओके सर। आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो सेम है। मतलब ऐसे समझ लो कि दो लोग भाग रहे हैं और दोनों को बात करना है, और दोनों को बात करना है, दोनों को एक दूसरे को इंटरेक्ट करना है। तो कब इंटरेक्ट कर पाएंगे, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या यस सर। आसपास होगी, तो डिस्टेंस के साथ होगी। हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि आरएफ वेलोसिटी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। ठीक है, कैसा डिजाइन, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो आवाज लगा ही लोगे कि रुक, है ना, या कुछ और कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो वही वाली बात बोल रहा हूँ मैं कि अब कंपेरेबल है दोनों की वेलोसिटी। अब दोनों का इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया, इंटरेक्शन बढ़ गया दोनों के बीच में, आरएफ और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बीच में से भेज रहे हो, एक्सियल के एक्सिस से भेज रहे हो, एक्सिस में ये आरएफ सिग्नल दे रहे हो, आरएफ सिग्नल। ठीक है, अब होता क्या है ये पॉइंट, आरएफ सिग्नल में आप जानते हैं वही वाला पॉइंट, हम लोगों ने जो पॉजिटिव वोल्टेज जो होता है वो एक्सेलरेट करता है और निगेटिव पॉइंट रिटार्ड, निगेटिव वोल्टेज। ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर अब इसको तो बताऊंगा मैं कैसे हो रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो आरएफ सिग्नल अप्लाई कर रहे हो हेलिकल स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, इसके अंदर में कैसा चार्ज होता है उसको देखें,
तो ये एक थोड़ा डायग्राम मेरे से उतना अच्छा बनता नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये हो गया। तो आप लोग बुक से देख लेना डायग्राम को। ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें और इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन इंटरेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव हाफ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका निगेटिव हाफ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ इंटरेक्ट कर रहा है। पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये कुछ इस तरीके से हेलिकल बीच में है ना, बीच में है समझो। तो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन ऑफ एरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो थोड़ा घुमा हुआ दिख रहा है, उसके पीछे कारण इलेक्ट्रॉन है। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेलोसिटी है, तो सॉरी वेव है, ठीक है। तो वेव से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो आप क्या देख रहे हो? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ई, और फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, एफ। तो मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आगे की तरफ होता है, दैट मींस एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन। अब ये देखिए, इसका फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, दैट मींस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। उल्टा लिख दिया। ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस द वेलोसिटी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो मैंने आपको बताया था ईएम वेव का जनरेशन होगा। ये मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशन में समझाया था। मैक्सवेल इक्वेशन में इस चीज को बकायदे समझाया था कि डेल क्रॉस ई इज नथिंग बट माइनस म्यू डी एच बाई डी टी, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू बी ई डी ई बाई डी टी। Whenever there is a change in electric field, magnetic field will be generated. Whenever there is change in magnetic field, transverse electric field will be generated. Time varying वो भी time varying, E of t and H of t, time varying electric field and magnetic field आपके जनरेट हुए। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन यदि कहीं पे स्टेशनरी है तो एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट के साथ जाए तो करंट है, एक तरीके से वो क्या है? करंट है। जब भी करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एच आएगा, यहाँ पे ई आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है और अगर वही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, मतलब कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन। आप जब भी बाइक चलाते हो तो उस अपनी बाइक की वेलोसिटी को चेंज करते हो, दैट इज मीन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा, ईएमएफ का जनरेशन होगा, जिसको हम लोग एंटीना में यूज करते हैं। ये याद है?
ये सभी को याद है? यस सर। ठीक है, तो स्टेशनरी में इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस द ईएम वेव्स। ई भी है और वेव भी, एच भी है, और दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप velocity, whenever there is a velocity modulation, there is a generation of EM, time varying EM waves, time varying EM waves, time varying EM waves will generate velocity modulating V naught DC beam। ये एक तरीका है ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो EM वेव्स था जो आप अप्लाई किए, उसकी वजह से, EM वेव्स की वजह से आपका वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन हुआ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन होगा तो आप, मैं नंबर से बता रहा हूं, इसको नंबर से समझा रहा हूं। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया तो एक्सेलरेट किया। फिर ये एक स्प्रिंग के बाद नेगेटिव चार्ज होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको रिटार्ड करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो गया, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दैट मींस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो यहां से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। फिर मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन या फिर वेलोसिटी का चेंज होना या फिर एक्सेलरेशन, जब भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ईएम वेव का जनरेशन होगा, ईएम वेव का जनरेशन होगा। और जो ईएम वेव का जनरेशन है वो इस स्प्रिंग के अंदर ऐड होते जाएगा, इस स्प्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। क्योंकि आरएफ सिग्नल एक्चुअली में है क्या, आरएफ सिग्नल एक्चुअली ईएम वेव तो है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी। आरएफ वेव यहाँ तक तो अपना कांस्टेंट था जो भी आप दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मॉड्यूलेशन हुआ, तो यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मॉड्यूलेशन की वजह से कभी पंचिंग होगा, कभी रिटार्डेशन होगा, मतलब पंचिंग नॉन पंचिंग। तो ईएम पंचिंग जहाँ पे होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स ईएम वेव का जनरेशन, और ईएम वेव का जनरेशन क्या होगा, वो ऐड होते जाएगा, ये इफेक्ट जो है इसमें ऐड होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर जो ईएम वेव मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इसको ऐड करते जाएगा, ये इसको ऐड करते गए, जैसे जैसे स्प्रिंग में ये इसको ऐड करते गए। तो आपका जो नेक्स्ट पिच होगा, उस नेक्स्ट पिच में पहले ये जो आप अप्लाई किए थे, उसके बाद वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से पंचिंग एंड नॉन पंचिंग फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ इन दी कोएक्सियल, इन दी एक्सियल डायरेक्शन। इसकी वजह से आपका जो आरएफ सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा था वो बढ़ गया। ठीक है, अब आरएफ सिग्नल बढ़ चुका है, फिर से आपका बीच में फिर से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया, आरएफ सिग्नल ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो फिर से ये वेव आगे फिर से बढ़ता जाएगा इस टेम्परेचर। तो ये चीज क्लियर हुआ कि यस सर। तो यही कंसेप्ट था भैया, अच्छे यही तो क्लियर करना था। तो whenever there is a modulation, velocity modulation, there is a time varying electromagnetic signal। ये आप लोग को मैं बता, तो यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों ने देखा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्यों कहा जा रहा है, ट्रैवल करते जा रहा है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होते जा रहा है, और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होने की वजह से ईएम वेव फिर थोड़ा सा बढ़ गया। अब बढ़ा हुआ ईएम वेव फिर एक वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करेगा, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेगा। फिर बढ़ा हुआ सिग्नल की वजह से जो बढ़ा हुआ पंचिंग मिलेगा, उसकी वजह से फिर से आरएफ वेव बढ़ जाएगा।
तो इस तरीके से एज दी वेव ट्रेवल्स आपको आरएफ सिग्नल बढ़ता हुआ मिलेगा। ये कंसेप्ट। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे चल के डेरिवेशन देखेंगे। थोड़ा सा डेरिवेशन इसका थोड़ा खतरनाक है। चलिए, तो डाउट है तो पूछ सकते हैं।